मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हूं जो कई सालों से एकांत में रह रहा है और 10 सालों से पहाड़ों में फूल और सब्जियां उगाते हुए अपने दिन बिता रहा है। कल्टीवेशन की दुनिया ने धीरे धीरे कई महान सोर्ड मास्टर्स और स्पेल कास्टिंग ग्रैंड मास्टर्स का उदय देखा है। मेरे बारे में अफवाहें कम होती गईं, जब तक कि एक दिन एक बेवकूफ ने अचानक मेरे बैरियर को तोड़कर मेरे सब्जियों के बगीचे को बर्बाद नहीं कर दिया। वह बहुत ही दयनीय हालत में रो रही थी। माफी मांगते हुए उसने मेरे सब्जियों के बगीचे की बाढ़ को ठीक किया। मैं आखिरकार जानतियान सेक्ट में शामिल होने में कामयाब हो गई, लेकिन कोई भी मुझे अपनी शिष्या बनाने के लिए तैयार नहीं है। वे सब कहते हैं कि मैं बहुत भुलक्कड़ और बेवकूफ हूं। वे मुझे सिखाने से मना करते हैं, लेकिन मेरी मां ने साफ कहा था कि मैं असाधारण रूप से प्रतिभाशाली हूं। मैंने इस बच्ची को देखा। मैं उसके पूरे शरीर में स्पिरिचुअल एनर्जी का एक अंश भी महसूस नहीं कर सका। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे उसे असाधारण रूप से प्रतिभाशाली माना जा सके, लेकिन वह बहुत शोर कर रही थी। मैंने बेमन से उसे अपनी शिष्या बना लिया। किसने सोचा होगा कि वह असल में एक केओस-ताओ बॉडी थी, जो 10,000 सालों में एक बार देखी जाने वाली दुर्लभ चीज है। जानतियान सेक्ट के उन अंधे बूढ़े बेवकूफों ने लगभग एक अनमोल हीरे को बर्बाद कर दिया था। और इस तरह 5 साल बीत गए। झांग शियाओमियन एक आम लड़की से, जो अपने शरीर में क्यूई को भी गाइड नहीं कर सकती थी, एक सुंदर युवा महिला बन गई। उसका कल्टीवेशन लेवल भी धीरे धीरे लेट स्टेज गोल्डन कोर तक पहुंच गया था। हर दिन कल्टीवेशन करने के अलावा वह मुझे सब्जियों के बगीचे की देखभाल करने, कपड़े धोने और खाना पकाने में मदद करती है। घाटी में जिंदगी सादी और मुश्किल है, लेकिन वह इसमें खुशी ढूंढ लेती है। एक दिन मैं मछली पकड़कर वापस आया और उसे एक छोटा सा वाटर डाइवर्जन स्पेल इस्तेमाल करते देखा, सब्जियों के बगीचे में पानी देने के लिए। उसकी तकनीक पहले से ही काफी अच्छी हो गई थी। शियाओमियन, मैंने उसे पुकारा। वह तुरंत रुक गई और दौड़कर मेरे पास आई। उसने आज्ञाकारी बच्चे की तरह मछली की टोकरी ले ली। मास्टर, आप वापस आ गए। तुम्हारा कल्टीवेशन अब स्थिर है। तुम पहाड़ छोड़कर जा सकती हो, मैंने शांति से कहा। वह सुन्न पड़ गई। उसके चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। मास्टर, क्या आप मुझे छोड़ रहे हैं? वापस जानतियान सेक्ट जाओ। मैंने उसके आंसुओं को नजरअंदाज किया और बोलना जारी रखा। 5 साल पहले उन्होंने तुम्हें बेकार कहा था। उन्होंने तुम्हारे अमर होने का रास्ता काट दिया था। 5 साल बाद तुम वापस जाओगी और उन्हें बताओगी कि अंधे वो थे। मेरी एक शिष्या जिंदगी भर बेकार होने का टैग कैसे सह सकती है? लेकिन उसने अपना होंठ काटा। उसकी आंखें हिचकिचाहट से भरी थीं। कोई लेकिन वेकिन नहीं, मैंने कहा। मेरे लहजे में बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। तुम्हें जाना चाहिए और वह वापस लेना चाहिए जो तुम्हारा है। वे लोग जिन्होंने कभी तुम्हें नीची नजर से देखा था, तुम्हें उन्हें अपनी ओर सम्मान से देखने पर मजबूर करना होगा। मैंने अपने कपड़ों से एक जेड पेंडेंट निकाला। यह एक प्राचीन शैली का था, जिस पर केवल एक अक्षर लू खुदा हुआ था। यह एक सुरक्षात्मक आर्टिफैक्ट है जिसे मैंने 100 सालों तक अपने ही खून और पसीने से सींचा है। इसे पहनो। मैंने जेड पेंडेंट उसकी कमर पर बांध दिया। इस दुनिया में अब ऐसे बहुत कम लोग हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। जाओ, जब तुम्हारा काम हो जाए तो वापस आ जाना। झांग शियाओमियन जानती थी कि वह मुझसे बहस नहीं कर सकती और आंसुओं के बीच केवल सिर हिला सकती थी। उसने मेरे सामने 3 बार सिर झुकाया। मास्टर, अपना ख्याल रखना। आपकी शिष्या निश्चित रूप से आपका नाम नीचा नहीं होने देगी। वह हर कदम पर पीछे मुड़कर देखते हुए दूर चली गई, जब तक कि उसकी आकृति अंततः घाटी के अंत में गायब नहीं हो गई। घाटी अपनी सामान्य शांति में लौट आई, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। शियाओमियन के पहाड़ से जाने के बाद मेरे दिन फिर से एक उबाऊ शांति में लौट आए, सिवाय कभी कभार यह याद करने के कि वह लड़की पौधों को पानी देते समय कितनी भुलक्कड़ थी। कुछ भी अलग नहीं था। यह शांति 10 दिनों से भी कम समय तक रही। एक दोपहर मैं पत्ता गोभी को पानी दे रहा था जब अचानक मेरे दिल में एक तेज दर्द उठा। ऐसा लगा जैसे मुझे किसी अदृश्य हथौड़े से जोर से मारा गया हो। मेरे हाथ का पानी का बर्तन जमीन पर गिरकर खनक गया। पानी मेरी पैंट पर छलक गया। यह वह जेड पेंडेंट था। वह टूट गया था और हड्डियों को जमा देने वाली किल करने की भावना एक पल में मेरी आत्मा की गहराइयों से उमड़ पड़ी। एक ऐसा एहसास जो मैंने 10 सालों में महसूस नहीं किया था। उस जेड पेंडेंट को 100 सालों तक मेरे अपने जीवन के खून से पाला गया था। इसमें मेरी डिवाइन सेंस का एक अंश भी था। यहां तक कि एक नेसेंट सोल मास्टर भी जो शियाओमियन को नुकसान पहुंचाना चाहता हो, उसे पहले उस पेंडेंट का सामना करना पड़ता। इसे तोड़ने में सक्षम होने के लिए हमला करने वाले के पास कम से कम एक स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेशन लेवल होना चाहिए। इस कल्टीवेशन दुनिया में एक और स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन मास्टर कब आ गया? नहीं, यह सही नहीं है। एक स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर की डिवाइन सेंस अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होती है। यह असंभव है कि उन्होंने पेंडेंट पर मेरी कल्टीवेशन तकनीक की आभा पर ध्यान नहीं दिया। मैं बहुत हैरान था। मैं बहुत हैरान था। मैं बहुत हैरान था। मैं बहुत हैरान था। चूंकि उसने मेरी आभा को पहचान लिया और फिर भी इतना भारी स्ट्राइक करने की हिम्मत की।
वह जरूर मेरे लिए आ रहा होगा। बहुत अच्छा। मैं सब्जियों के बगीचे के बीच में गया, जहां जमीन में एक टेढ़ी लकड़ी की छड़ी गड़ी हुई थी। मैंने इसे 10 साल पहले सेम की बेलों के सहारे के लिए यूं ही वहां रख दिया था। हवा और धूप के संपर्क में रहने से लकड़ी की छड़ी अब पूरी तरह से सड़ चुकी थी। जैसे कि यह छूने से टूट जाएगी, मैंने छड़ी के ऊपरी हिस्से को पकड़ा और धीरे धीरे इसे नम मिट्टी से बाहर निकाला। जैसे ही मिट्टी झड़ी, सूरज की रोशनी में एक गहरी ठंडी चमक उठी। छड़ी की सड़ी हुई बाहरी परत झड़ गई और अंदर से जंग लगी हुई सोड की ब्लेड दिखाई दी। ब्लेड पर 2 प्राचीन सील अक्षर खुदे हुए थे, जो जंग के कारण लगभग छिप गए थे। आस्क द हेवन, आसमान से पूछो, इसने 10 सालों से खून नहीं छका है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरा पुराना दोस्त भी अकेला हो गया है। मैंने सोड पकड़ी और छज्जे के नीचे चला गया, जहां ऑर्किड का एक टूटा हुआ गमला रखा था। अंदर का ऑर्किड बहुत पहले ही सूख चुका था और बस सूखी मिट्टी का गमला बचा था। मैंने अपना पैर उठाया और गमले को ठोकर मारी, जिससे वह टुकड़ों में टूट गया। उड़ती धूल और सिरेमिक के टुकड़ों के बीच नम मिट्टी से मैंने तेल के कागज में लिपटा एक पैकेज निकाला। कागज बहुत पहले ही सड़ चुका था। यह जरा सा छूने पर ही धूल में बदल गया, जिससे समय के साथ पीले और काले पड़ चुके ताबीज का एक बंडल दिखाई दिया। उन पर सिंदूर की लिखावट फीकी और धुंधली हो चुकी थी और उनमें से सीलन की गंध आ रही थी। मैंने ताबीज को अपने कपड़ों में रखा और एक हाथ में सोड पकड़ ली। आंगन में खड़े होकर 10 साल हो गए हैं। मैं इन पहाड़ों में पूरे 10 सालों से एकांत में हूँ। क्या इस दुनिया के लोग पहले ही मेरा नाम भूल चुके हैं? उनके सिर पर लटकती मेरी ब्लेड का डर भूल गए हैं। कुछ जाहिल बेवकूफ जो मेरी नाक के नीचे ही अपने खुद के सेक्ट बना रहे हैं। खुद को सही रास्ता बताने वाले अब इतने घमंडी हो गए हैं कि उन्होंने मेरे किसी अपने को नुकसान पहुंचाने की जुर्रत की है। मैंने एक कदम उठाया और मेरी आकृति घाटी से गायब हो गई। पीछे सिर्फ एक बर्बाद सब्जियों का बगीचा और कई दूसरी चीजें और टूटे हुए गमले छूट गए। लगता है कि अब समय आ गया है कि यह दुनिया एक बार फिर से लू बेमू नाम याद करे। टूटे हुए जेड पेंडेंट की बची हुई आभा मुझे पूर्व की ओर ले गई। मैंने सोड की सवारी नहीं की। मैं बस बिना किसी जल्दबाजी के आराम से चलता रहा। मेरे हर एक कदम के साथ मेरे नीचे के पहाड़ और नदियां 100 मील पीछे छूट रहे थे। 10 साल एकांत में रहने के बाद इस दुनिया में स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कम हो गई है और इसके साथ कल्टीवेटर्स का स्तर भी काफी गिर गया है। पहाड़ी रिले स्टेशन पर पहुंचकर मैंने एक कदम उठाया और मेरी आकृति घाटी से गायब हो गई। रिले स्टेशन में 10 सालों के बाद मैंने कुछ युवा कल्टीवेटर्स की बातचीत सुनी। उन्होंने अच्छे कपड़े पहने हुए थे। उनकी सोड्स असाधारण थीं। उनके चेहरों पर घमंड भरा था। एक ही नजर में पता चलता था कि वे किसी बड़े सेक्ट से हैं। क्या तुमने सुना है? शुआनशान सेक्ट की वह किसी काम की नहीं, झांग शियाओमियन अपनी किस्मत से बाहर ट्रेनिंग करते हुए अपना फाउंडेशन बनाने में कामयाब हो गई है। तो क्या हुआ अगर उसने अपना फाउंडेशन बना लिया? वह किसी काम की नहीं है जो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बाहर भी नहीं निकाल सकती। अपना फाउंडेशन बनाने के बाद भी वह अभी भी सबसे निचले स्तर पर है। मैंने सुना है कि उसने सीनियर भाईजी यू युनफेई को भी घायल कर दिया। कितनी बेखौफ है। सीनियर भाईजी यू सेक्ट मास्टर के व्यक्तिगत शिष्य हैं। एक बच्चा जिस पर हेवन की कृपा है। उस किसी काम की न लड़की ने जरूर कोई घटिया राक्षसी चाल चली होगी। मैंने सुना है सेक्ट ने पहले ही उसे पकड़ लिया है और पहाड़ के गेट के सामने सज्जा वाले चबूतरे पर उससे पूछताछ कर रहे हैं। चाय का कप पकड़े मेरा हाथ रुक गया। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और उनकी मेज के सामने खड़ा हो गया। मैंने सुना, 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 मैंने सुना। मैंने शांत आवाज में पूछा, शुआनशान सेक्ट वो किस तरफ है? रेशमी कपड़ों में वह नौजवान जो लीडर लग रहा था, उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। मेरे खुरदरे कपड़े और मेरे हाथ में जंग लगी टूटी हुई सोड को देखकर उसकी आंखों में साफ नफरत की एक झलक दिखाई दी। तुम कौन हो? क्या शुआनशान सेक्ट ऐसी जगह है जिसके बारे में तुम जैसा कोई पूछ सकता है? दफा हो जाओ, यहां मेरी आंखों को मत चुभो। मैंने और कुछ नहीं कहा, बस अपनी उंगली चटकाई और सोड क्यूई की एक लगभग अदृश्य धारा उड़ती हुई आई, चुपचाप उनकी मेज को चीरते हुए निकल गई। वह समूह एक पल के लिए दंग रह गया। फिर उन्हें खौफ के साथ एहसास हुआ। उनकी कमर पर लटकती हुई जादुई सोड्स, जो उनके लिए गर्व की बात थी, वे सब 2 हिस्सों में टूट गई थीं और कट एकदम शीशे की तरह चिकने थे। सोड्स के टूटे हुए सिरे जमीन पर गिरकर खनकने लगे। उन्होंने तो देखा भी नहीं था कि मैंने कैसे स्ट्राइक किया था। तुम! वह रेशमी कपड़ों वाला नौजवान डर के मारे पीला पड़ गया। जिस हाथ से उसने मेरी तरफ इशारा किया था वह बेकाबू होकर कांप रहा था। अब क्या तुम मुझे रास्ता बता सकते हो? मेरा लहजा पहले जैसा ही शांत था। डर के मारे बदहवास होकर उन्होंने दिशा की ओर इशारा किया और एक भी शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की। तो ये हैं आज की कल्टीवेशन दुनिया के युवा महारथी। ये मेरी सबसे साधारण सोड क्यूई की एक धारा भी नहीं सह सकते। कितना उबाऊ है। उनके बताए रास्ते पर चलते हुए आधी अगरबत्ती जलने से भी कम समय में एक भव्य अमर पहाड़ मेरी आंखों के सामने आया।
पहाड़ के गेट के विशाल तोरण पर शुआन शान सेक्ट के 3 अक्षर एक बहुत ही शानदार और फैले हुए अंदाज में लिखे थे, जो इस उभरते हुए सेक्ट की जबरदस्त एनर्जी को दिखा रहे थे। बड़े अफसोस की बात है, यह जीवन शक्ति आज समाप्त हो जाएगी। पहाड़ के गेट के सामने अंदर और बाहर दोनों तरफ से 3 परतों में कंधे से कंधा मिलाकर भीड़ खड़ी थी। मैं आसानी से भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा और प्लाजा के बीच का नजारा देखा। झांग शियाओमियन एक काले पत्थर के खंभे से किसी इंसान की बांह जितनी मोटी जंजीरों से बंधी हुई थी। वह खून से लथपथ थी। उसके कभी साफ रहे कपड़े कोड़ों की मार से चिथड़े हो गए थे। कोड़ों के निशान इतने गहरे थे कि हड्डियां तक दिख रही थीं और उसकी सांस उखड़ रही थी। उसका सिर बेजान सा लटका हुआ था और वह साफ तौर पर आधी बेहोशी की हालत में जा चुकी थी। उसके सामने एक मगरूर नौजवान खड़ा था। यह वही जियो यूनफे होगा जिसके बारे में वे बात कर रहे थे। उसने एक लंबा कोड़ा पकड़ रखा था जिसमें से बिजली कड़क रही थी। वह झांग शियाओमियन को नीची नजर से देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी क्रूर खुशी और नफरत थी। बताओ मुझे, तुम्हारा वह डार्क मैजिक, बुरी कलाओं के किस मास्टर ने तुम्हें यह सिखाया है? जियो यूनफे ने अपना कोड़ा चटकाया। बिजली फटी और झांग शियाओमियन की पीठ पर एक और जला हुआ काला घाव दे दिया। वह दर्द से कांप उठी, लेकिन उसने सिर्फ अपना होंठ काट लिया और एक आवाज तक नहीं निकाली। तुम काफी सख्त जान हो, है ना? जियो यूनफे ने तंज कसा। उसने तीखे स्वर में पूछा, तुम्हारा मास्टर कौन है? तुम जैसे मॉन्स्टर को सिखाने की जरूरत कौन करेगा? मुझे बताओ और शायद मैं तुम्हें जल्द मौत दे दूं। आसपास खड़े शुआन शान सेक्ट के चेले जोर जोर से हंसने लगे और बंधी हुई लड़की पर उंगली उठाते हुए मजाक उड़ाने लगे। मैंने बिजली के कोड़े को गिरने वाला ही देखा। मैंने आर पार कटे हुए घावों को देखा। मैंने बिजली के कोड़े को गिरने वाला ही देखा। मैंने अपनी शिष्या की पीठ पर घावों को देखा। मैंने उनके चेहरों पर नफरत भरी मुस्कान देखी और मैंने अपना हाथ उठाया। मेरे हाथ में जंग लगी वैन त्यान सोड से एक धीमी सी भिनभिनाहट की आवाज आई। अगले ही पल रोशनी की एक लकीर जो असंभव रूप से तेज थी काफी दूर से चीरती हुई आई। जियो यूनफे जो अपना कोड़ा घुमाने ही वाला था, उसके चेहरे की वह खौफनाक मुस्कान वहीं जम गई। उसने अविश्वास के साथ नीचे देखा, अपनी छाती के आर पार निकली हुई एक साधारण लोहे की सोड को। इसके सिरे से अभी भी गर्म खून टपक रहा था। पूरा चौक एकदम शांत हो गया। सबकी नजरें जियो यूनफे की छाती में घुसी सोड पर टिकी थीं। फिर उनकी नजर ब्लेड के साथ साथ देखने के लिए गई मुझे, जो चौक के किनारे पर खड़ा था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। मेरे हर एक कदम के साथ जियो यूनफे के शरीर से जान निकलती जा रही थी। जब तक मैं उसके पास पहुंचा, उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह जा चुकी थी। मैंने उसके बेजान शरीर को नजरअंदाज किया और मेरी नजरें सभी पर दौड़ गईं। शुआन शान सेक्टर के खौफजदा सदस्य। मेरी आवाज ठंडी और गुस्से से भरी थी। उसका मास्टर मैं हूं और तुम, क्या तुम्हारे कोई आखिरी शब्द हैं? जैसे ही मेरे शब्द खत्म हुए, वहां श्मशान जैसी शांति छा गई और फिर डर की एक जबरदस्त लहर दौड़ गई। पहली पंक्ति में खड़े कुछ चेले ठीक से खड़े भी नहीं रह सके। उनके पैर जवाब दे गए और वे जमीन पर गिर पड़े। एक बूढ़ा आदमी जो किसी एल्डर के कपड़ों में था भीड़ से बाहर आया और मेरी ओर इशारा किया। वह चिल्लाया, खुद को बहादुर दिखाने की कोशिश करते हुए, ओह दुष्ट राक्षस! मेरे शुआनशान सेक्ट के गेट के सामने खून करने की हिम्मत, सेक्ट मास्टर के व्यक्तिगत शिष्य को किल करने की हिम्मत। तुम मुझे उसके साथ शब्दों को बर्बाद करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने बस उसे एक उड़ती हुई नजर से देखा, लेकिन उस एक नजर में सोड इंटेंट का वह अंश था जिसे मैंने 10 सालों से इस्तेमाल नहीं किया था। झांग झिंगशान की आवाज उसके गले में ही घुट गई। उसके चेहरे पर गुस्से और डर का भाव एकदम जम गया। अगले ही सेकंड उसकी त्वचा के नीचे से खून की महीन लकीरें फूट पड़ी। उसका पूरा शरीर चीनी मिट्टी के टूटे हुए टुकड़े जैसा हो गया। चुपचाप वह खून से सनी धूल के ढेर में बिखर गया। उसकी आदिम आत्मा तक बचकर नहीं निकल सकी। यह साफ नहीं है कि सोड की आवाज किसने निकाली। जब उसने पहली चीख मारी तो पूरा चौक तुरंत अफरा तफरी में डूब गया और अनगिनत चेले दहशत में पीछे की तरफ भागने लगे। वे सेक्ट के अंदर छिपने और ग्रैंड प्रोटेक्टिव एरे को चालू करने की कोशिश कर रहे थे। जल्दी करो, एरे को चालू करो। एक धीमी तेज गड़गड़ाहट के बाद मिस्टिक स्काई सेक्ट की पूरी मुख्य छोटी कांप उठी, क्योंकि हल्के नीले रंग की लाइट का एक विशाल बैरियर आसमान में शूट हुआ, एक विशाल उल्टे कटोरे की तरह, जिसने सेक्ट के पूरे गेट को ढक लिया। उस लाइट बैरियर पर अनगिनत रहस्यमयी रुन्स बह रहे थे जो एक प्राचीन भव्य आभा बिखेर रहे थे। यह सैकड़ों सालों से स्थापित मिस्टिक स्काई सेक्ट की नींव थी। कहा जाता था कि यह एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज कल्टीवेटर के फुल फोर्स अटैक को भी सह सकता है। मैंने उन चेलों को देखा जो लाइट बैरियर के पीछे छिपकर अभी भी डरे हुए मुझे घूर रहे थे। उनकी नजरों में जहर और राहत का मिश्रण था। इसे देखकर मुझे हंसी आ रही थी। उन्हें लगा कि अब वे सुरक्षित हैं। वेन त्यान को हाथ में लिए मैं धीरे धीरे उस विशाल लाइट बैरियर के सामने चला गया। मैंने अपना हाथ उठाया और अपनी सोड की नोक से उस चमकते हुए एरे पर हल्के से टैप किया। टिंग!
जेड से जेड टकराने जैसी एक साफ आवाज गूंज उठी। जहां सोड छुई थी उसे केंद्र मानकर अचानक एक हल्की सी दरार दिखाई दी। यह एक खौफनाक गति से बाहर की तरफ फैल गई। क्रैक! पलक झपकते ही मकड़ी के जाले जैसी दरारों ने पूरे लाइट बैरियर को ढक लिया। वे मिस्टिक स्काई सेक्ट के चेले, जो असल में सोच रहे थे कि वे सुरक्षित हैं, उनके चेहरे पर छाई राहत अब भयंकर खौफ में बदल गई। एक जोरदार धमाके के साथ लाइट का वह ग्रैंड प्रोटेक्टिव एरे, जिसे कभी न टूटने वाला माना जाता था, फट गया। विश्वास के डार्क बादल गायब हो गए हैं और मेरे सिर्फ एक टैप से वे एक खूबसूरत, शुद्ध और पूर्ण ग्रैंड प्रोटेक्टिव एरे बन गए। वह अनगिनत लाइट के कणों में टूटकर बिखर गया और हवा में विलीन हो गया। इसके बाद शिकार का समय था। मेरी आकृति गायब हो गई और एक न पकड़े जाने वाले प्रेत में बदल गई। मैं डरी हुई और भागती हुई भीड़ के बीच से तेजी से निकल रहा था। बाहरी सेक्ट का वह चेला जिसने कभी शियाओ मियन का मजाक उड़ाया था, सिर्फ इसलिए कि वह अपने शरीर में क्यूई को गाइड नहीं कर सकती थी। वेन तियान सोड की धार ने उसकी गर्दन काट दी। उसके चेहरे की वह मजाकिया मुस्कान हमेशा के लिए जम गई। वह इनर सेक्ट की सीनियर बहन, जिसने कभी जानबूझकर गंदा पानी उछाला था। शियाओ मियन पर मेरी आस्तीन से कागज का एक तावीज उड़कर निकला। यह आसमान को जला देने वाली आग में बदल गया, जिसने उसे और उसकी चीखों को राख में बदल दिया। और सजा वाले चबूतरे के पास खड़े वे लोग जो हंसे थे और मजाक उड़ा रहे थे, मुझे उनका एक एक चेहरा याद था। मेरे हाथ में वेन तियान सोड ऐसा लग रही थी जैसे उसमें खुद की जान हो। हर एक वार के साथ इसने बड़ी सटीकता से उस इंसान की जान ली जिसने कभी मेरी शिष्या को परेशान किया था। सेक्ट के सामने की सफेद जेड की सीढ़ियां खून से सन गईं। एक के बाद एक दर्दनाक चीखें गूंजने लगीं। यह अब कोई पवित्र अमर भूमि नहीं थी, बल्कि अवीसी हेल बन चुकी थी। जिन सोड फॉर्मेशन पर उन्हें बहुत गर्व था, वे मेरे सामने बच्चों के खेल की तरह थे। जिन जादुई खजानों के भरोसे वे जिंदा थे, वे मेरी सोड क्यूई के संपर्क में आते ही टुकड़े टुकड़े हो गए। खौफ, ऐसा खौफ जो पहले कभी नहीं देखा गया, उसने सबके दिलों को जकड़ लिया। आखिरकार उन्हें एहसास हो गया कि जिसे उन्होंने उकसाया था वह कोई मामूली रोग कल्टीवेटर बिल्कुल नहीं था। ठीक जब मैं आखिरी वाले को किल करने ही वाला था, वह डीकन एल्डर जो बाद में सोड से मारा गया था, एक बहुत ही रौबदार आभा जो झांग जिंगशुआन से दर्जनों गुना अधिक शक्तिशाली थी, अचानक मुख्य चोटी की गहराइयों से फूटी और पूरे शुआनशान सेक्ट में फैल गई। आसमान से गरजती बिजली जैसी एक भव्य और गुस्से से भरी आवाज मेरे कानों में गूंजी। कौन सा गंदा दरिंदा मेरे शुआनशान सेक्ट में बेकाबू होकर भागने की जुर्रत कर रहा है? उस गुस्से वाली दहाड़ के बाद मुख्य चोटी के शिखर से लाइट की एक लकीर निकली। पलक झपकते ही वह प्लाजा के बीचों बीच उतर आई। यह नया आने वाला व्यक्ति सेक्ट मास्टर के काले ताओइस्ट कपड़ों में था, जिन पर सोने के धागे की कढ़ाई थी और उसके सिर पर एक बैंगनी सोने का मुकुट था। उसके नैन नक्श तीखे थे जो उसे एक आसमानी अमर का लुक दे रहे थे। उसके चारों ओर स्पिरिचुअल एनर्जी उमड़ रही थी। साफ था कि उसका कल्टीवेशन लेट स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज तक पहुंच चुका था, जो उसे एक महान कल्टीवेटर बनाता था। जैसे ही वह नीचे उतरा, उसने देखा कि जमीन लाशों और खून के पोखरों से पट्टी पड़ी है। उसका चेहरा, जो पहले काफी रौबदार था, वहां एक अजीब सी किल करने की भावना आ गई। उसका इरादा पल भर में दिखाई दे गया। उसकी नजरें किसी ब्लेड की तरह तेज थीं। उसने अपनी नजरें मुझ पर टिका दी। यह तुम थे जिसने मेरे चेलों को किल्ड किया। उसकी आवाज में बेकाबू गुस्सा था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बस खून टपकाती हुई वेन तियान को पकड़े रखा और बड़ी दिलचस्पी से उसे नापने लगा। मेरी खामोशी उसकी नजरों में सबसे बड़ा उकसावा थी। वह इतना गुस्से में था कि वह हंसने लगा। बहुत खूब, मैं शियाओ यी हूं। जब से मैंने 300 साल पहले शुआनशान सेक्ट की स्थापना की है, तुम पहले इंसान हो जिसने ऐसी जुर्रत की है इस जगह पर इतनी भयंकर हरकत करने की। आज मैं तुम्हारी आत्मा को खींच लूंगा और उसे रिफाइन करूंगा। तुम्हें ऐसा श्राप दूंगा कि तुम्हारा कभी पुनर्जन्म नहीं होगा। उसकी बात खत्म होने से पहले ही अचानक उसके पीछे कुछ प्रकट हुआ। हरी इमोर्टल सोर्ड। जैसे ही वह सोर्ड प्रकट हुई, उसके बजने की आवाज बादलों में गूंज उठी, जो अपने साथ एक ऐसी तेज आभा लेकर आई थी जो हेवन को भी चीर सकती थी। इसने हवाओं और बादलों को हिला दिया, जिससे उनका रंग बदल गया। यह सेक्ट मास्टर का अपना आर्टिफैक्ट है। किंग शियान सोड सेक्ट मास्टर से बना रहे हैं, अपना दांव चलते हुए। यह दुष्ट अब खत्म है। बचे हुए चेलों की आंखों में नई उम्मीद की चमक आ गई, मानो उन्होंने अभी अभी अपने तारणहार को देख लिया हो। शियाओई ने अपने हाथ से एक सोड सील बनाई और एक मंत्र पढ़ा। किंग शियान सोड एक चमकदार लाइट के साथ भड़क उठी और दर्जनों गज लंबी एनर्जी की एक हरी ब्लेड में बदल गई, सीधे मेरे सिर पर वार करते हुए। इस एक स्ट्राइक ने हेवन और धरती की स्पिरिचुअल एनर्जी को खींच लिया। इसकी शक्ति सच में असाधारण थी, इतनी कि पहाड़ों को चीर दे और चोटियों को चकनाचूर कर दे। और फिर भी मैं बस चुपचाप देखता रहा। मुझे थोड़ी हंसी भी आ रही थी। यह शुरुआती पैंतरा स्पिरिचुअल एनर्जी को घुमाने का यह तरीका, इस सोड तकनीक में
ताओ के सार की यह अधूरी नकल, यह सब बहुत जाना पहचाना था। हालांकि उसने खुद ही इसे बेतरतीब ढंग से बदला था और इसे एक अजीब सी गड़बड़ में बदल दिया था, और यह कमियों से भरा हुआ था। फिर भी मैंने इसे एक ही नजर में पहचान लिया। क्या ये वही रफ कागज नहीं थे जिन पर मैंने कुछ 100 साल पहले ऐसे ही कुछ लिख दिया था, जब मेरे पास करने को कुछ खास नहीं था? भविष्य तलाशने के लिए मुझे अतीत में वापस जाना पड़ा। सोर्ड ताओ के वे अलग अलग रूप। मुझे याद है कि बाद में उन रद्दी कागजों का इस्तेमाल एक हिलती हुई मेज के पैर को सहारा देने के लिए किया गया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे वास्तव में आगे सौंपे जाएंगे और किसी परम बेवकूफ द्वारा एक महान गुप्त मैनुअल की तरह माने जाएंगे। मैंने अपना सिर उठाया और शियाओ को करीब से देखा, उस चेहरे को जो गुस्से से बिगड़ा हुआ था। मेरी सबसे गहरी यादों के एक कोने से एक युवा और चापलूसी भरा चेहरा उसके चेहरे पर हावी हो गया। तो ये वो था ना जब हम सेक्ट में हुआ करते थे। वह मामूली टैलेंट वाला इंसान जो हमेशा उसके पीछे रहना पसंद करता था, जो हमेशा मेरे पीछे घूमना पसंद करता था। मुझे बार बार सीनियर भाई लू बुलाता था, मेरा महत्वाकांक्षी जूनियर भाई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे द्वारा फेंके गए कुछ बेकार पन्नों से वह सच में एक सेक्ट मास्टर बनने में कामयाब हो गया। दुनिया कितनी अजीब हो सकती है। उस सियान सोर्ड आभा को देखकर, जो एक पहाड़ को 2 हिस्सों में फाड़ने के लिए काफी ताकतवर थी, वह मेरे सिर पर गिरने ही वाली थी कि मैंने आखिर अपना दांव चला। मैंने किसी सोर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने बचाव के लिए कोई स्पिरिचुअल एनर्जी भी समन नहीं की। मैंने बस अपनी 2 उंगलियां आगे बढ़ाईं और मैं सोर्ड की शक्ति महसूस कर सकता था। 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 मेरी इंडेक्स और मेरी मिडिल फिंगर। और धीरे से मैंने उस सोर्ड आभा के बिल्कुल सिरे को पकड़ लिया। बूम! वह खूंखार सोर्ड क्यूए मेरे बीच में होने के साथ बाहर की ओर फट पड़ी और बची हुई सभी इमारतों को तबाह कर दिया। फिर भी यह मेरे कपड़ों के कोने को भी नहीं हिला सकी। शियाओ के चेहरे पर जो दुष्ट खुशी और घमंड था, वह जम गया। उसकी जगह घोर उलझन और खौफ ने ले ली। वह बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था कि क्या हो रहा है। यह असंभव है। उसने पागलों की तरह अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी लगाई, एजी और प्रोफाउंड सोर्ड को 1 इंच भी आगे धकेलने की कोशिश करते हुए। मैंने उसकी बेकार कोशिशों को देखा और धीमी आवाज में बोला, ये घटिया 3rd क्लास स्किल्स तुम्हें किसने सिखाई है? मेरे शब्द किसी सुई की तरह थे जो उसके बचे खुचे घमंड को भी चुभ रहे थे। शियाओ का चेहरा तुरंत लाल हो गया। वह दहाड़ा और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का एक एक कतरा उस एजी और प्रोफाउंड सोर्ड में झोंक दिया। ब्लेड जोर जोर से कांपने लगी और एक भिनभिनाहट की आवाज करने लगी, मानो वह इस दबाव से टूटने ही वाली हो। मेरी उंगलियों की पकड़ से आजाद होने की कोशिश करते हुए, टूट जा! उसने अपना पूरा जोर लगा दिया। सोर्ड के सिरे पर सियान लाइट इतनी तेज थी कि आप मुश्किल से अपनी आंखें खोल पाते। लेकिन अफसोस की बात थी, एक जुगनू, आखिर में सिर्फ एक जुगनू ही रहता है। मैं अब बेताब हो रहा था। मेरी उंगलियों के हल्के से दबाव के साथ ही पूरे प्लाजा में एक साफ दर्द भरी चीख गूंज उठी। वहां मौजूद सभी लोगों की डरी हुई आंखों के सामने वह सोर्ड, जिसे प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के चेले एक डिवाइन वेपन मानते थे, एज्योर प्रोफाउंड सोर्ड, सिरे से शुरू होते हुए वह इंच दर इंच टूटने लगी। अनगिनत सियान टुकड़े जमीन पर खनकते हुए गिरे। एस्टरिस्क, पीप, एस्टरिस्क। उसका जुड़ा हुआ वेपन तबाह हो गया था, जिससे शियाओ की आत्मा बुरी तरह हिल गई थी। उसने तुरंत मुंह भर के खून थूका और उस पल में ऐसा लगा जैसे वह कई दशक बूढ़ा हो गया हो। उसकी आभा बेहद कमजोर हो गई थी। वह लड़खड़ाते हुए पीछे हटा, मुझ पर इशारा करते हुए। उसकी आंखों में सिवाय घोर खौफ और अविश्वास के कुछ नहीं था। तुम आखिर कौन हो? मुझे अब उस पर और शब्द बर्बाद करने की परवाह नहीं थी। उसने मेरी उंगलियां हटाईं और उसकी तरफ धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाने लगा। मेरे कदम धीमे और हल्के थे, लेकिन हर कदम ऐसा लग रहा था मानो सबके दिलों पर पड़ रहा हो। इस अदृश्य दबाव में बचे हुए चेले और एल्डर बार बार पीछे हट रहे थे। कुछ के तो पैर इतने कमजोर हो गए कि वे वहीं जमीन पर गिर पड़े। शियाओ भागना चाहता था, लेकिन वह मेरी आभा के कारण अपनी जगह पर ही जम गया था। उसका शरीर पत्थर की तरह सख्त हो गया था। वह एक उंगली तक नहीं हिला पा रहा था। वह मुझे अपनी ओर आते हुए सिर्फ लाचारी से देख सकता था। मैं उसके पास गया और वह मुझे धीरे धीरे अपनी हथेली उठाते हुए देखने लगा। उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय की चमक आई। ऐसा लगा जैसे वह अपनी प्राइमोर्डियल स्पिरिट को उड़ाना चाहता है और मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहता है। मेरे सामने तुम्हें खुद को खत्म करने का भी हक नहीं है, मैंने धीमी आवाज में कहा, और मेरी हथेली हल्के से टिक गई। उसके पेट के निचले हिस्से पर, ठीक उसके डेंटियन के ऊपर, बस एक हल्का सा दबाव। फिर मैंने हाथ वापस खींच लिया। शियाओ का पूरा शरीर ऐसे कांप उठा जैसे बिजली गिर गई हो। वह बुरी तरह कांपा और उसने नीचे अपने ही डेंटियन की तरफ देखा। उसका चेहरा पहले उलझन से खाली था, फिर अनंत निराशा से घिर गया।
वह स्पिरिचुअल एनर्जी जिसे उसने सैकड़ों सालों की मेहनत से कल्टीवेट किया था, वह अब बांध तोड़कर निकलने वाली बाढ़ की तरह हो गई थी। उसके शरीर के रोम रोम से तेजी से निकल रही थी और हेवन और धरती में लौट रही थी। उसका बेजोड़ मजबूत क्यूई का सागर अब एक पंचर हुई गेंद की तरह था। अब उसमें स्पिरिचुअल एनर्जी का एक कतरा भी नहीं टिक पा रहा था। उसका कल्टीवेशन लेवल आंखों के सामने तेजी से गिर रहा था। सोल फॉर्मेशन, नेसेंट सोल, गोल्डन कोर, फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट, यहां तक कि आखिर में वह बस एक आम इंसान बनकर रह गया जो अब कभी कल्टीवेट नहीं कर सकता था। कल्टीवेशन छिन जाने पर शियाओ यी ने दिल दहला देने वाली और खून जमा देने वाली चीख मारी। वह जमीन पर ऐसे गिर पड़ा जैसे पानी से बाहर निकली मछली। बेतहाशा फड़फड़ाते हुए वह जमीन पर पड़ा रहा। सांसों के लिए हांफते हुए उसकी धुंधली नजरें मुझ पर टिक गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरी तकनीकों में, मेरे जबरदस्त रौबदार अंदाज में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। कुछ जाना पहचाना सुराग ढूंढने की कोशिश। वह डर जो उसकी यादों की सबसे गहरी परत में कैद था, वह धीरे धीरे जाग रहा था। उसे याद आया सैकड़ों साल पहले का उस शख्स का अक्स जिसने एक गॉड या दानव की तरह पूरे एक युग पर राज किया था। उसे कल्टीवेशन मैनुअल के वे फटे पन्ने याद आए जिन्हें उस आदमी ने यूं ही फेंक दिया था, जिन्हें उसने खुद एक अनमोल खजाने की तरह संजो कर रखा था। उसे उस आदमी का महान सोड इंटेंट याद आया जो बड़ी आसानी से आसमान और धरती का रंग फीका कर सकता था। उसके सामने खड़ा यह साधारण सा दिखने वाला आदमी और वह लेजेंडरी इंसान धीरे धीरे एक हो गए। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं, उसके होंठ कांपने लगे क्योंकि उसने अपनी आखिरी बची हुई ताकत लगाई कुछ शब्द बाहर निकालने के लिए। तुम हो लू बेमू। मैंने उसे नीची नजर से देखा। मेरी आंखों में कोई भावना नहीं थी, मानो मैं बस एक चींटी को देख रहा हूं। शियाओ यी को अपाहिज करना तो बस एक शुरुआत थी। मैंने उसे मुड़कर देखा भी नहीं। यह चींटी जो कभी बहुत खुशी से उछल कूद कर रही थी, अब मेरे ध्यान के लायक नहीं थी। मेरी नजरें धीरे धीरे उठीं और दूर उस मुख्य चोटी पर टिक गईं जो बादलों को छू रही थी। वहां पर प्रोफाउंड स्काई सेक्ट की नींव थी। वह स्रोत जिसने इस सेक्ट के 100 सालों के भाग्य को संभाला हुआ था, इसकी स्पिरिट वेना। 10 साल जब से मैं साउथ माउंटेन पर एकांत में गया था, ये सोड जिसका नाम वेंशियान था, यूं ही मेरे सब्जियों के बगीचे में एक खंभे की तरह 10 सालों से गड़ी हुई थी। इस पर खीरे बांधे गए थे और सेम की बेलें इसके चारों ओर लिपटी हुई थीं। इसकी ब्लेड पर मौजूद किल करने की भावना दुनिया के प्रतीक की आभा से बहुत पहले ही धुल चुकी थी। यह दुनिया का प्रतीक था, यह दुनिया का प्रतीक था, दुनियावी जिंदगी। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह अपने मास्टर की इच्छा समझ गई है और धीरे धीरे एक उत्साहित आवाज निकालने लगी है। मॉडल। मैंने 10 सालों तक एक बगीचे की देखभाल की है और मैंने 10 सालों तक अपनी सोड को पाला है। आज मैं इस दुनिया को इस ब्लेड की धार की याद दिलाऊंगा। शांति से मैंने वेंशियान को अपने सिर के ऊपर उठाया। उसी पल हवा रुक गई, बादल जम गए। पूरी दुनिया ऐसी लग रही थी मानो किसी ने पॉज दबा दिया हो। सभी आवाजें, सभी रंग एक ही पल में छिन गए। पूरे हेवन और धरती में बस एक ही चीज बची थी और वह थी मेरी सोड की धार से निकलने वाली आभा। सोड इंटेंट अपने चरम पर पहुंचकर पागलों की तरह छलक रहा था। यह स्पिरिचुअल एनर्जी की शानदार सुनहरी लाइट नहीं थी, न ही दुनिया को तबाह करने वाली राक्षसी एनर्जी की ताकत थी, बल्कि यह एक शुद्ध इच्छा थी, इतनी तेज कि यह सारी रचनाओं को चीर सकती थी। प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के बचे हुए चेलों को यह देखकर भयंकर खौफ हुआ कि पहाड़ की रक्षा करने वाला वह ग्रैंड एरे जिस पर उन्हें बहुत गर्व था, इस सोड इंटेंट के सामने वह सूरज की धूप में रखी बर्फ की तरह था, चुपचाप पिघल रहा था, बिना कोई निशान छोड़े गायब हो रहा था। फिर मैंने एक ही स्ट्राइक में अपनी सोड नीचे की। कोई धरती फाड़ने वाली गड़गड़ाहट नहीं थी, यहां तक कि जरा सी आवाज भी नहीं हुई। इस एक स्ट्राइक के साथ समय और स्थान दोनों ने अपना मतलब खो दिया था। नंगी आंखों से न दिखने वाली सोड एनर्जी की एक ग्रे लकीर ब्लेड से बाहर निकली। यह धीमी लग रही थी, लेकिन असल में यह किसी के सोचने से भी ज्यादा तेज थी। यह सीधे प्रोफाउंड हेवन सेक्ट की मुख्य चोटी की तरफ उड़ी। हर तरफ एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। एक पल बाद क्रैक, एक हल्की सी टूटने की आवाज सुनाई दी, जैसे कि यह कोई इशारा हो। फिर सभी देखने वालों की डरी हुई नजरों के सामने एक ऐसा नजारा दिखा जिसे वे अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएंगे। प्रोफाउंड हेवन सेक्ट की वह मुख्य चोटी जो सैकड़ों सालों से खड़ी थी, अपने शिखर से ही टूटने लगी। एक ऐसी दरार जिसकी गहराई नापी नहीं जा सकती। उसने तुरंत पूरे पहाड़ को चीर दिया। गड़गड़ाहट, कान के पर्दे फाड़ देने वाली तेज आवाज आखिरकार पूरी जमीन पर फैल गई। वह विशाल स्प्रिट वैन जो प्रोफाउंड हेवन सेक्ट को संभाले हुए थी, इस एक बेजोड़ और रौबदार स्ट्राइक से बुरी तरह कट गई थी और उसमें से टूटे हुए बांध की तरह भारी मात्रा में शुद्ध स्पिरिचुअल एनर्जी फूट पड़ी, जो एक तूफान में बदलकर हर दिशा में तबाही मचाने लगी। पहाड़ टूटने लगा,
बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरने लगे, महल खंडहरों में बदल गए। यह सेक्ट जो कल्टीवेशन की दुनिया में बहुत मशहूर हो गया था, जिसे नई पीढ़ी का लीडर कहा जाता था, वह मेरे देखते देखते बस इतना ही रह गया। मेरी ही आंखों के सामने पूरी तरह से तबाही का मैदान, तूफान थम गया। जैसे ही धूल बैठी, मैं वहां खड़ा था, हाथ में सोर्ड लिए। मैं धीरे धीरे वहां गया जहां पहाड़ का गेट हुआ करता था, जो अब मलबा बन चुका था। मेरी सोर्ड की नोक ने जमीन पर एक लकीर खींची, जैसे किसी कागज पर लोहे का ब्रश, जिससे पत्थर के टुकड़े उड़ने लगे। खंडहरों पर एक गहरा निशान रह गया, जिसके कट बहुत तेज और आदेश देने वाले थे। इससे किल करने का ऐसा खतरनाक इरादा निकल रहा था कि कोई भी कल्टीवेटर जो इसे देखेगा, यहां तक कि आज से 1000 साल बाद भी, उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाएगी। और उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जो भी मेरी शिष्या को नुकसान पहुंचाएगा, यह सेक्ट तुम्हारा हश्र होगा। आज के बाद से लू बेमू नाम, जो सोर्ड पूजनीय है, अब सिर्फ एक कहानी नहीं रहेगा, बल्कि पूरी कल्टीवेशन दुनिया पर लटकता एक नया बुरा सपना होगा। यह सब होने के बाद मैंने यूं ही वेंचियान सोर्ड को अपने कंधे पर रख लिया, जैसे मैं कोई फावड़ा ले जा रहा हूं। मेरे पीछे सेक्ट का गेट था, जो अब खंडहर बन चुका था, और जमीन में गहरी खुदी हुई वह लकीर थी, एक ऐसा सोर्ड का निशान जो भविष्य के सभी कल्टीवेटर्स के दिलों में डर पैदा करने के लिए काफी गहरा था। मेरे सामने श्मशान जैसा शांत प्लाजा था, और वे लोग थे जो जमीन पर गिर पड़े थे। उनकी आंखें खाली थीं, मानो उनकी आत्माएं ही निकाल ली गई हों। शुआन शान सेक्ट के वे बचे हुए लोग। मैंने उन पर एक नजर भी नहीं डाली। मैं चलने लगा, प्लाजा के बीच में बने सजा वाले खंभे की तरफ। हवा में खून की भारी बदबू थी। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। साथ ही डर का ऐसा माहौल जो इतना साफ था कि वह लगभग ठोस हो चुका था। मुझे परवाह नहीं थी। मैं सीधा सजा वाले खंभे के पास गया। मेरी युवा शिष्या झांग शियाओमियन उस ठंडे काले लोहे के खंभे से बंधी हुई थी। उसका कभी जिंदा दिल रहने वाला चेहरा अब पीला पड़ चुका था। उसकी सांसें इतनी धीमी थीं कि लगता था किसी भी पल रुक जाएंगी, लेकिन वह अभी भी होश में थी। उसने अपना सिर उठाया और मुझे देखा। उसकी आंखों में, जो अपनी पूरी चमक खो चुकी थीं, अचानक एक हल्की सी उम्मीद दिखाई दी, जो फिर आंसुओं की बाढ़ में डूब गई। उसे बांधने वाली जंजीरें रिफाइंड फ्रॉस्ट आयरन से बनी थीं, एक जादुई आर्टिफैक्ट जिसे खास तौर पर किसी कल्टीवेटर की स्पिरिचुअल नसों को सील करने के लिए बनाया गया था। मैंने अपनी सोर्ड निकालने की जहमत भी नहीं उठाई। मैंने बस अपनी 2 उंगलियां आगे बढ़ाईं और जंजीरों को हल्के से छुआ। क्लैंग, एक साफ खनकती हुई आवाज गूंजी, जैसे जितर का कोई तार टूट रहा हो। वे बेहद मजबूत काले लोहे की जंजीरें टुकड़े टुकड़े हो गईं और जमीन पर बारीक धूल के ढेर में बदल गईं। अपना सहारा खो देने के बाद झांग शियाओमियन का शरीर आगे की तरफ गिर पड़ा। मैंने हाथ बढ़ाया और उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। बहुत हल्की, मेरे सब्जियों के बगीचे के सबसे बड़े विंटर मेलन से भी हल्की। मास्टर, उसने मेरे सीने पर सिर टिका दिया। अपनी आखिरी बची हुई पूरी ताकत लगाकर उसने बस ये 2 शब्द निकाले। उसके बाद वह और कुछ नहीं बोल सकी। बस उसने कसकर मेरे कपड़ों को पकड़ लिया। उसके खामोश आंसुओं ने मेरे सीने को भिगो दिया। मैं महसूस कर सकता था उसकी स्पिरिचुअल नसें टूटने की कगार पर थीं और उसके अंदरूनी अंगों को भारी नुकसान पहुंचा था। मैंने अपना हाथ उसकी पीठ पर रखा और स्पिरिचुअल एनर्जी की एक कोमल शुद्ध धारा धीरे धीरे उसके शरीर में बहने लगी, जो उसके खराब हुए मेरिडियन को ठीक कर रही थी और उसकी खत्म होती जीवन शक्ति को स्थिर कर रही थी। उसके शरीर का कांपना बंद हो गया और उसकी सांसें धीरे धीरे सामान्य हो गईं। मैंने नीचे देखा, अपनी बाहों में उस शिष्य को, जो एक आवारा बिल्ली के बच्चे की तरह रो रही थी। मेरा दिल, जो 10 सालों से एक पुराने कुएं की तरह शांत था, आखिरकार पिघल गया। अब सब ठीक है, मैंने नरमी से कहा। मेरी आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, फिर भी वह उस पूरे श्मशान जैसे शांत प्लाजा में साफ साफ सुनाई दी। तुम्हारा मास्टर तुम्हें घर ले जा रहा है। यह कहने के बाद मैं घूमा और उसे अपनी बाहों में लिए वहां से चला गया। मेरे पीछे खौफ और घबराहट से भरी अनगिनत नजरें थीं। यह एक सेक्ट की तबाही थी और एक लेजेंड का पुनर्जन्म था। लेकिन जैसे जैसे मैं दूर जाता गया, मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरी बाहों में झांग शियाओमियन की सांसें आखिरकार थोड़ी स्थिर हो गई थीं। उसने मुझसे सटकर और भर्राई हुई आवाज में, मच्छर की भिनभिनाहट जितनी धीमी आवाज में मुझसे पूछा, मास्टर, क्या हम अभी भी साउथ माउंटेन पर वापस जा रहे हैं? हम जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। मैंने उसे पकड़ रखा था और कदम दर कदम साउथ माउंटेन की तरफ वापस चल पड़ा। शुआनशान सेक्ट के खंडहर, कल्टीवेशन दुनिया के झटके, 100 सेक्ट्स की घबराहट, इन सब से अब मेरा कोई लेना देना नहीं था। मेरी दुनिया एक बार फिर
साउथ माउंटेन के इस छोटे से जमीन के टुकड़े तक सिमट गई थी और मेरी बाहों में इस छोटी सी शिष्या तक, जिसे मैंने खो दिया था और फिर से पा लिया था। छोटा सा लकड़ी का केबिन अभी भी वैसा ही था, आंगन में फूल और पौधे। उन कुछ दिनों के दौरान जब मैं बाहर था, वे अभी भी फॉर्मेशन से अच्छी तरह पोषित हो रहे थे। मैंने झांग शियाओमियन को लिया और उसे धीरे से उसके अपने कमरे में बिस्तर पर लिटा दिया। अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म होने और भारी चोटों के कारण वह पहले ही गहरी नींद में सो चुकी थी। मैंने कोई भी जटिल दवा वाली गोलियां इस्तेमाल नहीं की। मैंने बस पीछे के पहाड़ पर मौजूद स्प्रिट स्प्रिंग के स्रोत से लिया। दुनिया की सबसे शुद्ध स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वह पहले ही गहरी नींद में सो चुकी थी। मैंने झांग शियाओमियन को लिया उसके घावों के लिए। बाद में मैंने बिस्तर के नीचे से धूल से सना एक लकड़ी का बक्सा निकाला। अंदर से मैंने यूं ही एक गहरी गोल गोली निकाली और उसके मुंह में डाल दी। यह कुछ ऐसा था जिसे मैंने मजाक मजाक में बहुत पहले बनाया था। मैं इसके असली फायदों को बहुत पहले ही भूल चुका था। मुझे बस इतना याद था कि मैं इन्हें मीठी गोलियों की तरह खाया करता था, क्योंकि इसमें स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी तेज थी कि यह थोड़ी हावी हो जाती थी। ये सब करने के बाद मैं अपनी सब्जियां उगाने, मछली पकड़ने और झपकी लेने वाली जिंदगी में वापस चला गया। एकमात्र अंतर यह था, अब मेरे आसपास एक छोटी सी शैडो मेरा पीछा कर रही थी। झांग शियाओमियन के उठने के बाद वह अब पहले जैसी चंचल नहीं थी, न ही वह बात बात पर रोती थी। वह बस ज्यादा शांत और ज्यादा मेहनती हो गई थी। हर दिन सुबह होने से पहले वह खुद ही आंगन में जाती थी और उन स्वॉर्ड मूव्स की प्रैक्टिस करती थी जो मैंने उसे सिखाए थे। बार बार जिंदगी और मौत का सामना करने के बाद उसके केओस ताओ बॉडी का पोटेंशियल पूरी तरह से बाहर आ गया था। उसके शरीर में स्पिरिचुअल एनर्जी अब रुके हुए पानी के तालाब जैसी नहीं थी, बल्कि एक बड़ी उफनती नदी की तरह थी। जब भी वह अपनी सोट घुमाती थी, उसमें एक तेज आभा होती थी जो मुझे भी हैरान कर देती थी। उसका ताव दिल, खून और आग में तपकर ऐसा मजबूत हो गया था कि उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती थी। मैं हमेशा की तरह आलसी ही रहा। मैंने वेंशियान सोड को वापस सब्जियों के बगीचे में गाड़ दिया। कभी कभी जब मुझे लगता था कि यह रास्ते में आ रही है, तो मैं इसे बाहर निकालता और इसके तेज ब्लेड से कुछ फल छील लेता, या ब्लेड के छपट्टे हिस्से का इस्तेमाल करके कुछ अनजान मक्खियों को मार देता। ब्लेड के छपट्टे हिस्से के नीचे से निकले हुए पुराने ताबीज और वह गमला जो मिट्टी से बाहर आ गए थे, मैंने उन्हें वापस अंदर डाल दिया। मैंने मिट्टी को भी थोड़ा दबा दिया ताकि वे किसी दिन पौधों को पानी देते समय फिर से बाहर ना आ जाए। सब कुछ 10 साल पहले जैसा ही था, अविश्वसनीय रूप से शांत। यह ऐसा था मानो वह कत्लेआम जिसने शुआनशान सेक्ट को खून से नहला दिया था बस एक भूला हुआ सपना हो। लेकिन कल्टीवेशन की दुनिया नहीं भूली। कभी कभी कोई अनजान युवा कल्टीवेटर अपनी सोड पर उड़ते हुए आता, मेरे बैरियर से अभी भी 100 मील दूर, और उसे ऐसा लगता जैसे वह किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया हो, और पूरी दहशत में वापस भाग जाता। धीरे धीरे साउथ माउंटेन के 1000 मील के दायरे में कल्टीवेशन की दुनिया में यह एक प्रतिबंधित इलाका बन गया। और जहां तक मेरे बारे में अफवाहों का सवाल है, वे कल्टीवेशन की दुनिया में अनगिनत रूपों में फैल चुकी हैं। कुछ कहते हैं सोड पूजनीय लू बेमू अपने ही सेक्ट को साफ करने के लिए फिर से आ गया है। दूसरे कहते हैं कि वह बहुत पहले ही राक्षसी रास्ते पर चला गया था और उस दिन वह एक प्राचीन राक्षसी आर्टिफैक्ट के पीछे था। कुछ और लोग कहते हैं कि वह असल में बहुत पहले मर चुका था और यह एक प्राचीन आर्कडेमन है जिसने शरीर पर कब्जा करके पुनर्जन्म लिया है। लेकिन सभी अफवाहें एक ही नतीजे पर पहुंचती हैं कि तुम दुनिया में किसी को भी उकसा सकते हो, लेकिन तुम्हें साउथ माउंटेन के उस सब्जियों के बगीचे में कभी कदम नहीं रखना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, तुम्हें उस छोटी लड़की को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए जिसके बारे में कहा जाता है कि वह बहुत बड़ी रौतड़ू है।